बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो आपके प्रोबेबिलिटी के 50% मसाइल को हल कर देगी। इस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं जो बज़ाहिर एक जैसे लगते हैं, लेकिन अगर इनको गौर से पढ़ें तो ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। एक सवाल में हम लॉ ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स इस्तेमाल करते हैं और दूसरे सवाल में हम जिस तरह सिलेक्शन की प्रॉब्लम्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व की थी उस वे से उसको सॉल्व करते हैं। तो अब इन दोनों सवालों में मुख्तलिफ क्या चीज़ है? ये जो ब्लू मार्कर से पोर्शन लिखा गया है, असल में ये इन दोनों सवालों में फ़र्क है। एक सवाल में उसने कह दिया है कि आप एक ख़ास सीक्वेंस में एक्स को पिक करें, जबकि दूसरे सवाल में उसने सीक्वेंस मेंशन नहीं किया। तो इन सवालों को करने की अप्रोच आपके सामने अभी रखूँगा। तो पहला सवाल शुरू करते हैं जो कि लेफ़्ट हैंड साइड पे है। इसमें आप इवेंट्स डिफ़ाइन कर दें। ए इवेंट डिफ़ाइन कर दें कि फर्स्ट एग जो है वो स्पॉटेड है। इसी तरह बी इवेंट डिफ़ाइन करें कि सेकंड एग जो है वो स्पॉटेड है, क्योंकि उसने कहा है कि पहले 2 एग्स पे स्पॉट्स हों। तो हम उसी तरह से दोनों इवेंट्स डिफ़ाइन कर देते हैं। और तीसरा इवेंट सी डिफ़ाइन करते हैं कि थर्ड एग विल बी क्लियर। तो यूँ हमने तीसरा इवेंट डिफ़ाइन कर दिया। तो अब हमें एक्चुअली प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जिसका मतलब है कि फर्स्ट एग इज़ स्पॉटेड एंड सेकंड एग इज़ स्पॉटेड एंड थर्ड एग इज़ क्लियर। तो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, जो हम यहाँ पर लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं वो लॉ ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स है। तो यहाँ पर 3 इवेंट्स हैं, तो 3 इवेंट्स के लिए मैंने लॉ ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स आपके सामने लिख दिया। तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स इस्तेमाल करेंगे। और दूसरे केस में जिस तरह हमने सिलेक्शन प्रॉब्लम्स की थी, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स वाली लॉजिक यूज़ करते हुए हमने सवाल किए थे। मेरी 2 वीडियोस इस पर मौजूद हैं, आप उनको विज़िट कर सकते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, ये एक दूसरा तरीका है। जब मैं दूसरा सवाल सॉल्व करूँगा तो आपको वो तरीका भी पता चल जाएगा। तो अब आइए इस सवाल की जानिब इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये 3 इवेंट हैं, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए फर्स्ट इज स्पॉटेड एंड सेकंड इज स्पॉटेड एंड थर्ड इज़ क्लियर। अगेन मैं लॉ लिख रहा हूँ, लॉ ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स, जिसकी नोटेशन आपके सामने मैंने लिख दी। तो आपने नोटेशन से नहीं घबराना। आप जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये सिंपली आपने जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उधर से पिक करके यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है। जैसे कि ए का मतलब है फर्स्ट एग इज स्पॉटेड, तो स्पॉटेड एग क्वेश्चन में आपने देखा है कि 5 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5/30 होगी। अब एक एग हम निकाल देंगे तो दूसरे एग की प्रोबेबिलिटी 4/29 होगी। अब 4 स्पॉटेड एग बच गए थे और टोटल 29 रह गए थे। फिर अब दोनों स्पॉटेड एग निकल चुके हैं। सवाल में गिवन है 25 जो हैं वो क्लियर एग्स हैं और टोटल एग्स 28 बच गए थे। तो यूँ क्लियर एग की प्रोबेबिलिटी 25/28। तो यहाँ इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरे सवाल में उसने ये कहा है कि एग्जैक्टली 2 एग्स हैव स्पॉट्स एंड 1 इज़ क्लियर। तो ये स्टेटमेंट पिछली स्टेटमेंट से मुख्तलिफ है। उसमें उसने ऑर्डर मेंशन किया था, यहाँ पर उसने कोई ऑर्डर मेंशन नहीं किया। वो ऐसे ही कह रहा है कि 2 स्पॉटेड हों और 1 क्लियर हो। तो हम उसको एक इवेंट कह देते हैं कि 2 एग्स स्पॉटेड हों और 1 क्लियर हो। उसको इवेंट ए कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसने ऑर्डर मेंशन नहीं किया। तो अब देखें, स्पॉटेड एग्स टोटल कितने हैं? 5 में से 2 स्पॉटेड एग पिक हो सकते हैं 5C2 वेज से, और क्लियर एग्स 25 हैं, तो वो एक क्लियर एग पिक हो सकता है 25C1 वेज से। तो ये फेवरेबल आउटकम्स होगी।
और टोटल 3 एक्स पिक हुए हैं, तो ये पिक हो सकते हैं 30C 3 वेज से। तो अब ये दो मुख्तलिफ सवाल थे, इन्हें दो मुख्तलिफ तरीक़ों से किया, लेकिन यहाँ पर एक अहम बात यह है कि इनमें एक ताल्लुक़ है। वो ताल्लुक़ आपको अभी नज़र आ जाएगा जब मैं ये फैक्टोरियल्स ओपन करूँगा। डायरेक्ट आंसर कैलकुलेटर की मदद से नहीं लिख रहा, बल्कि फैक्टोरियल्स ओपन करके इसको सॉल्व करता हूँ। और फैक्टोरियल का फार्मूला आपको पता होगा कि NCR n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल ये होता है। तो ऊपर वाली जो टर्म होती है, जैसे 5 से 2 लिखा हुआ है तो 5n होगा और 2r होगा। तो यूँ हम ये सारे फैक्टोरियल्स इस फार्मूले की मदद से ओपन कर देते हैं। तो अब नीचे 30C3 को भी ओपन कर देते हैं, 30 फैक्टोरियल, और नीचे r यहाँ पे 3 है तो 3 फैक्टोरियल, और n-r 30 - 3 ये 27 बन जाता है, 27 फैक्टोरियल। अब मज़ीद इनको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने का तरीका ये है कि नीचे जो टर्म लिखी होती है 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो वहाँ तक ऊपर वाले फैक्टोरियल को हम ओपन करते हैं 5 इंटू 4 और इंटू 3, ताकि नीचे वाली जो टर्म है वो कट सके। इसी तरह 25 इंटू 24 फैक्टोरियल, नीचे 24 लिखा था, वहाँ तक हमने इस फैक्टोरियल को ओपन किया। अगर फैक्टोरियल को आप ओपन नहीं करना आता तो इसको आप सीख सकते हैं, मैं इस पे कोई और वीडियो भी बना दूंगा। बहरहाल अभी देखिए 30 को ओपन कैसे करते हैं। 30 क्रॉस 29 क्रॉस 28 क्रॉस 27 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे क्योंकि नीचे 27 फैक्टोरियल लिखा हुआ था, और यूँ हम ये सारी टर्म्स काट देंगे। 27 फैक्टोरियल 27 से, 24 से, 3 से। अब जो टर्म्स हमारे पास बची हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। अब आप देखिएगा हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स बची हैं। तो फैक्टोरियल वाली टर्म्स को हम पहले लिख लेते हैं। 3 फैक्टोरियल हमें नज़र आ रहा है, 2 फैक्टोरियल नज़र आ रहा है, और 1 फैक्टोरियल नज़र आ रहा है। इनको हमने साइड पे पहले लिख लिया, और जो बगैर फैक्टोरियल वाली टर्म्स हैं उनको भी हम लिख लेते हैं। तो ऊपर देखिए हमें 5, 4, 25 नज़र आ रहा है, और नीचे हमें 30, 29 और 28 नज़र आ रहा है। कुछ वही टर्म्स नज़र आ रही हैं जो उस साइड पर लिखी हुई थी, तो हम उसी अंदाज में इनको लिख लेते हैं। 5/30, 4/29 एंड 25/28। अब आप देख रहे होंगे कि जो लेफ़्ट साइड पे क्वेश्चन सॉल्व किया था और जो राइट साइड पे, इसमें कुछ टर्म्स मुश्तरक आई हैं, एक जैसी आई हैं। ये देखें, ये वाली टर्म्स इधर भी और उस साइड पर भी एक जैसी हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ पर है? फ़र्क ये जो आपको टर्म नज़र आ रही है 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, ये चीज़ मुख्तलिफ है दोनों सवालों में, और इस चीज़ की इंटरप्रिटेशन अभी मैं आपके सामने रखूँगा कि इसका क्या मतलब है। तो इस सवाल में 3 एग्स पिक हुए हैं, दोनों सवालों में 3 एग्स पिक हुए हैं, और 3 एग्स में 2 स्पॉटेड हैं, 2 एग्स ख़राब हैं, स्पॉटेड हैं, और एक जो है वो क्लियर है। तो अब इन दोनों सवालों का फ़र्क इसी बात से वाज़े होगा कि एक सवाल में सीक्वेंस मैटर कर रहा है, दूसरे सवाल में उसने ख़ास सीक्वेंस का ज़िक्र नहीं किया। तो 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल को सॉल्व करें तो आंसर 3 आता है। ये जो 3 एग्स पिक हुए हैं, जिसमें 2 स्पॉटेड हैं, एक क्लियर है, तो ये 3 मुख्तलिफ वेज से पिक हो सकते हैं। ये 3 मुख्तलिफ वेज क्या हो सकती हैं, ये मैं आपके सामने अभी लिखता हूँ। पहले स्पॉटेड पिक हो जाए, फिर स्पॉटेड, फिर क्लियर, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? पहले स्पॉटेड पिक हो जाए, फिर क्लियर और फिर स्पॉटेड, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। और तीसरी, पहले क्लियर पिक हो जाए, फिर स्पॉटेड और फिर स्पॉटेड। अब ये 3 मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ थी, जिस वजह से 2 स्पॉटेड और 2 क्लियर पिक हो सकते थे। लेकिन जो लेफ़्ट साइड पे सवाल है उसमें उसने आपको मेंशन कर दिया है कि सिर्फ
पहले 2 स्पॉटेड हों, तीसरा क्लियर हो, तो हमने सिर्फ वो पॉसिबिलिटी कंसिडर की थी। लेकिन दूसरे पार्ट में ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हमने कंसिडर की हैं। इस वजह से ये 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल, इसका मतलब इसका आंसर 3 आता है। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और करके। ये मैंने अभी इस वजह से इसलिए लिखा है कि आगे चल के जो मैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स का टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा, उसमें ये मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ आपको सवाल में लिखना आनी चाहिए। इस वजह से ये मैंने इस अंदाज में लिखा है और करके 3 पॉसिबिलिटीज़ को। तो ये चीज़ अगर आप समझ जाते हैं तो यकीन जानिए आपके लिए ये प्रॉब्लम्स कोई मसला नहीं। अब मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपके लिए सॉल्व की हैं। इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से समझ लीजिए, इनको पॉज करके देख लीजिए। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स इसी टॉपिक से रिलेटेड है। And if you like my video, don't forget to subscribe my channel and share with your friends. Thank you very much. And now enjoy the music.